हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करने जा रहे हैं और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टू द पॉइंट रहने वाली है। डेप्थ में आपको मैं बड़ी बड़ी कहानियां नहीं सुनाऊंगा, जितना इंपॉर्टेंट जो जरूरी होता है वही कवर करवाने वाला हूँ पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ये स्पेशली डिजाइन करी गई वीडियो अग्निवीर जीडी के जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की जो तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तब भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से, यानी कि जब यूरोपियंस भारत में आए थे। यूरोपियंस में जैसे देखो अंग्रेज ब्रिटिश भी आए थे, फ्रांस वाले भी आए थे, डच भी आए थे, डेन्स भी आए थे, इस तरह से कई सारे आए थे। इन सभी को यूरोपियंस कहते हैं। तो जब ये इंडिया में इन्होंने आना स्टार्ट किया, वहां से हम जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टू द पॉइंट और इंपॉर्टेंट कवर करवाने जा रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1498 का ईयर। 1498 में क्या होता है, वास्को डगामा की एंट्री होती है। वास्को डगामा पुर्तगालियों की तरफ से होता है। आपसे पूछेगा वास्को डगामा इंडिया में कब आया, आप बोलोगे 1498 में आया। 1498 में तो आया, बट कौन सी जगह आया था, वो कैलिकट वाले साइड में आया था। और थोड़ी सी इसकी डिटेल क्या है, ये पहला यूरोपियन था जिसने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया की तरफ। अगर समुद्र के रास्ते से इंडिया आना है तो किस रास्ते से आओगे, पहली बार अगर किसी यूरोपियन या पहली बार किसी पुर्तगाली ने बताया तो वो वास्को डगामा ही था। और वास्को डगामा का वेलकम स्वागत किसने किया, कैलिकट में रूलर कौन था, जैमोरिन हुआ करता था। जैमोरिन ने जो है वो वास्को डगामा का वेलकम करा था। तो 1498 के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद हो गए, सब कुछ आपको अच्छे से कवर कर लेने। ये हमने पढ़ा वास्को डगामा के बारे में। फिर उसके बाद क्या होता है, 1505 का ईयर आपको देखने को मिलता है। 1505 का ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे पहला पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली तो यहाँ पे आ चुके थे, वास्को डगामा की एंट्री हुई, इसका मतलब पुर्तगाली आ गए। तो पुर्तगालियों की तरफ से जो पहला वॉइसराय होता है यहाँ पे, वो होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहला पुर्तगाली वॉइसराय कौन था, आप बोलोगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब ये 1505 का ईयर क्यों मेंशन कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पर ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई थी। आपसे ये भी पूछते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब समुद्र का रास्ता जो है उस पर कंट्रोल हमें करना है, क्योंकि हमें टैक्स देना पड़ता है। जब इस राज्य से हाईवे पे जाते टोल टैक्स देना पड़ता है, उसी तरह से समुद्र से उस टाइम पे आया करते थे, हमें टैक्स देना पड़ता था। तो वो कहते थे कि टैक्स को बचाने के लिए हम समुद्र पे भी कंट्रोल करेंगे, तभी ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। 1510 में क्या होता है, गोवा को कैप्चर कर लिया जाता है। अल्फोंसो दी अल्बकर की बात करेंगे, ये भी एक इनकी तरफ से वॉइसराय बोलो गवर्नर होता है पुर्तगालियों की तरफ से। ये जो गोवा को कैप्चर कर लेता है, ये 1510 का इवेंट है। फिर हम डायरेक्ट जंप करेंगे 1600 की तरफ। 1600 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और ये वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने इंडिया में रूल करा। और इनके रूल खत्म होने के बाद फिर डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन ने हमारे ऊपर रूल खत्म, मतलब अंग्रेजों का रूल रहा। ये वो कंपनी जिसने इंडिया में रूल रहा करा था। तो 1600 में क्या होता है, जो क्वीन एलिजाबेथ वन है, जो उस टाइम पे वहां की रानी हुआ करती थी, वो चार्टर साइन करके इनको बोलती है कि तुम जाओ इंडिया में, ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम जाओ इंडिया में, तुम वहां पर ट्रेड करो, कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी, सिर्फ तुमने ही वहां पे ट्रेड करना है। ये ट्रेड मोनोपोली जो इनको दी जाती है, ये चार्टर साइन करा जाता है। और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हो जाती है। 1608 में ब्रिटिश अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं सूरत में, पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो होती है इंडिया में। 1612 में बैटल ऑफ स्वाले होती है, जहां पे ब्रिटिश क्या करते हैं, पुर्तगालियों को हरा देते हैं। देखो जब यूरोपियंस इंडिया में, इसमें ब्रिटेन आए थे, पुर्तगाली, फ्रांस वगैरह और कई सारे आए थे, इनमें पहले आपस में लड़ाई हुई थी। इन सब में जब आपस में लड़ाई, तो ब्रिटिश सबसे जीत गए थे, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा। फिर ब्रिटिश ने इंडियन से लड़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपस में लड़ रहे थे। तो 1612 में जो बैटल ऑफ स्वाले हुई, यहाँ पे ब्रिटिश क्या करते हैं, पुर्तगालियों को हरा देते हैं और नेवल डोमिनेंस अपने कंट्रोल में करते हैं, यानी कि नेवी इनके कंट्रोल में आ जाती है। 1615 में क्या होता है, सर थॉमस रो की बात करेंगे। उस टाइम जहांगीर का रूल चलता है, तो जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो जाता है और वो परमिशन लेता है कि मुझे ट्रेड यहाँ पे करना है, फैक्ट्री स्टैब्लिश वगैरह करनी है, परमिशन मिलती है। तो यहाँ पे जहांगीर के दरबार में कौन गया था, सर थॉमस रो, 1615 में। फिर 1664 में क्या होता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगाली आ गए थे, वैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। इसकी फॉर्मेशन 1664 में होती है। और सबसे लास्ट में जो फॉर्मेशन, सबसे लास्ट में जो आते हैं वो फ्रेंच वाले ही आते हैं।
सबसे पहले जो आते हैं पुर्तगाली, सबसे लास्ट कौन से आते हैं, फ्रेंच आते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर आई थी 1602 में, उनके बारे में बताया गया। स्टार्टिंग में उन्होंने पुर्तगालियों को हराया था, बट फाइनली जो भी लास्ट में जाके ब्रिटिश से जीते थे। डेन्स भी आए थे, ऑस्टिन ऑस्टिन कंपनी भी आए थे, इनका बड़ा कम इन्फ्लुएंस पड़ा, जिसे ट्रेड पर्पज से आए थे, आगे की तरफ निकलते गए। मेन 3-4 ही थे, इसमें से जो बेसिक डिटेल्स थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली। ये है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का टॉपिक, जो कि आपको पता होना चाहिए। जब आप ये कवर कर लेते हो, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर मिल जाएगा, आप वो जाके ज्वाइन कर लेना आराम से, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको कवर करनी है, इंपॉर्टेंट बैटल्स बिटवीन यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। यूरोपियंस इंडिया में जो लड़ाइयां लड़ रहे थे वो इंपॉर्टेंट लड़ाइयां कौन सी थी, एक बार वो देख लेते हैं। जैसे पहले आता है बैटल ऑफ स्वाली। यहाँ पे आपको पिछली स्लाइड में भी आपको बताया 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुई थी, ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को हरा दिया। वो यहाँ पर आपको देखने को मिला, ब्रिटिश यहाँ पे जीत जाते हैं। फिर फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होती है 1746 में। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया 1664 में फ्रेंच वाले भी आ गए थे। अब ब्रिटेन और फ्रेंच की भी तो लड़ाई होंगी, जो ब्रिटेन और फ्रेंच की लड़ाई हुई उन्हें कार्नेटिक वॉर कहा गया। पहली कार्नेटिक वॉर जो हुई वो 1746 से लेकर 1748 तक चलती है। ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होती है। पहली जो कार्नेटिक वॉर है इसमें कौन जीतता है, इसमें विनर कौन होता है, इसमें विनर फ्रेंच होते हैं। और ये लड़ाई किससे खत्म होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल से ये ट्रीटी जो खत्म होती है। मतलब समझिएगा जो पहली लड़ाई थी अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में वो चैपल की ट्रीटी से खत्म हुई थी, इस तरीके से याद कीजिएगा। फिर होती है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 में स्टार्ट होती है, 54 तक चलती है। फिर से ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में होती है, लेकिन इस बार ब्रिटेन वाले जीत जाते हैं, ब्रिटिश जीत जाते हैं और ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। फिर इसके बाद थर्ड कार्नेटिक वॉर 1757 में होती है, इसमें भी ब्रिटिश जीत जाते हैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस से ये खत्म होती है। तो 3 कार्नेटिक वॉर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 1754 के साथ बैटल ऑफ अंबर भी होती है 1749 में, इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में ही होती है ये भी, इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं। बैटल ऑफ आरकोट होती है 1751 में, ये भी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होती है, ब्रिटिश जीत जाते हैं। बैटल ऑफ प्लासे 1757 ब्रिटिश और यहां से सिराजुद्दौला, यानी कि 1757 की लड़ाई थी ना बैटल ऑफ प्लासी, ये वो लड़ाई थी जब अंग्रेज भारत में तो लड़ रहे थे लेकिन भारतीयों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये वो पहली लड़ाई थी बैटल ऑफ प्लासी 1757। जो सिराजुद्दौला था ना उसको भी फ्रेंच ही सपोर्ट कर रहे थे, तो ये भी एक तरह से ब्रिटिश फ्रेंच ही थी, लेकिन सही मायने में ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच की लड़ाई थी। इसमें ब्रिटेन वाले जीत जाते हैं, धोखे से जीत जाते हैं। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ से बंगाल का जो कंट्रोल है वो अंग्रेजों के पास चला जाता है। अब ये आपस में यूरोपियन से लड़ रहे थे, अब ये इंडियन से भी लड़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो होती है वहां से। फिर एक बैटल ऑफ वांडे वॉश होती है 1760 में, ये भी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होती है। इसमें फ्रेंच वाले बुरी तरीके से हार जाते हैं और साउथ इंडिया का पूरा कंट्रोल ब्रिटेन अपने ऊपर कर लेता है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई यूरोपियंस की इंडिया में वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब इसके बाद देखो 1757 में आपको बताया ना बैटल ऑफ प्लासी है। इसके बाद 1757 से आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कंटिन्यू रूल करते जाएंगे, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे वो लड़ाई लड़ते जाएंगे, जीतते जाएंगे, कहीं पे हारते भी जाएंगे, कहीं पे पीछे होंगे, फिर आगे हटके आगे आगे फिर लड़ाई लड़ेंगे, एरियाज कवर करते जाएंगे, ऐसा ही चलता जाएगा 1857 तक। 1757 के बाद 1764 का इंपॉर्टेंट टाइम हमारे पास आता है। 1764 में एक और इंपॉर्टेंट बैटल होती है, इसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ऑफ बक्सर की बात करेंगे, इसमें ब्रिटिश जो है वो फिर से जीत जाएंगे और ये किसको हराते, ये मीर कासिम, ये सिराजुद्दौला, शाह आलम, इन सभी को हरा देते हैं, उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ बैटल ऑफ बक्सर की 1764 वाली। फिर इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये पहला स्टेप था जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि थी तो कंपनी ना, इसलिए। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, यहाँ पे ड्यूअल कंट्रोल, ब्रिटिश सरकार का ड्यूअल कंट्रोल आ जाता है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स आते हैं, जहां पे वो जमींदारी टैक्स वगैरह का सिस्टम लाते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया जाता है, टैक्स वगैरह वाला सिस्टम लाया जाता है। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है, जहां पे टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। 1802 से 1818 तक एंग्लो मराठा, अंग्रेज और मराठों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें मराठा फाइनली जाके हार जाते हैं। 1849 में वो पंजाब का भी कंट्रोल कर लेते हैं। 1853 में इंडिया में पहली रेलवे लाइन बिछाई जाती है,
जो बॉम्बे से थाने तक जाती है 34 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है। ये आगे इस तरह से कंटिन्यू सीक्वेंस चलती जाती है। अब आप ले इंपॉर्टेंट बन जाता है 1857। 1757 में अंग्रेजों ने भारत में आके पहली बार भारतीयों से लड़ाई लड़ी। उसके 100 साल के बाद 1857 में इंडियंस रिवॉल्ट करते हैं। इसे कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई। 1857 के रिवॉल्ट को कहा जाता है, 1857 की क्रांति को कहा जाता है। अब इस लड़ाई में कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं और वहां पे डिफरेंट लीडर्स रहे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दिल्ली में कौन लीडर, दिल्ली से कौन लीड कर रहा था, बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे। दिल्ली में कौन था, बहादुर इंसान था। कानपुर में कौन थे, नाना साहेब और तांत्या टोपे। यहाँ पे कान है, कानपुर में कान आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे नान आपको देखने को मिल रहा है। कान और नान इस तरह से राइम कर लेना। झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल। लखनऊ में लक आपको देखने को मिल रहा है, लक आपका होगा तो महल आराम से बना पाओगे। बरेली में कौन थे, खान बहादुर खान। बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह। फैजाबाद में कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये कुछ रीजन और वहां के इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स 1857 के रिवॉल्ट जो आपको पता होना चाहिए। ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है 10 मई को, 10 मई 1857 को ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है मेरठ से। कई सारे रीजन थे जिसमें जैसे आर्मी वाले, जो इंडियन आर्मी वहां पे हुआ करती थी, अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करती थी, उन आर्मी वालों को कहा जाता था ये राइफल यूज कर ले, कार्ट्रिज को मुंह से छीलना है। और उसमें कहा जाता था कि गाय का मांस है, सुअर का मांस है, तो से हिंदू मुस्लिम दोनों बढ़ गए थे। बर्डन डाला था टैक्स का। कई सारे जैसे रेवेन्यू सिस्टम आपको मैंने बताया, कई बार आपने वो टैक्स वगैरह ज्यादा जोर आके रखा हुआ था। इकोनॉमिक काजेस थे। इसके साथ जैसे यहाँ की जो रिलीजियस चीजें थी, जैसे सती प्रथा था, विडो रीमैरिज, उसे छेड़छाड़ करी गई, इसलिए भी लोग थोड़े परेशान हो गए थे। तो जैसे आर्मी वालों को पैसे कम दिए जाते थे, ब्रिटेन आर्मी को ज्यादा दिए जाते थे, हमारे इंडियंस को कहीं दूर जाके फेंक देते थे। इस तरह के कई सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। और ये रिवॉल्ट एंड कब होता है, 1858 में रिवॉल्ट खत्म भी हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक रूल कर रही थी हमारे इंडिया में, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया जाता है और ब्रिटेन डायरेक्टली अब हमारे इंडिया पे रूल करता है। जो ब्रिटेन में क्वीन या जो भी किंग वगैरह होगा वो इंडिया में रूल करेगा, ये अब स्टैब्लिश कर दिया जाता है 1858 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आता है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा कंट्रोल वो ले लेते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कुछ की फैक्ट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था इंडिया में, लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। मुगल एम्परर कौन था, बहादुर शाह जफर था। सबने कहा दिल्ली चलो और यहाँ पे इनको राजा बनाया जाता है। कमांडर इन चीफ ब्रिटिश आर्मी का कैम्पबेल हुआ करता था। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे पामस्टन हुआ करता था। ब्रिटेन का क्राउन किसके पास था, क्वीन विक्टोरिया के पास। इस रिवॉल्ट का सिंबल क्या था, लोटस और चपाती। रीजन क्या थे, जैसे आपको इनफील्ड राइफल की कार्ट्रिज का आपको मैंने बारे में बताया। पहला सिपाही जिससे रिवॉल्ट करा वो मंगल पांडे। रिवॉल्ट स्टार्ट कब होता है, 10 मई 1857 को रिवॉल्ट ये स्टार्ट होता है। अब उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन। देखो फिर 1857 से कहानी चलती जाएगी आगे और फाइनली जाके 1885 में आईएनसी की फॉर्मेशन होती है। 1885 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, एओ ह्यूम के द्वारा करवाई जाती है। और ये हर साल मीटिंग किया करेंगे, सेशन बोलेंगे। पहला सेशन कहां पर होता है, बॉम्बे में होता है। और इस सेशन में पहली बार प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, डब्ल्यूसी बनर्जी इस टाइम जो है प्रेसिडेंट बनते। 72 मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, गोकुलदास कॉलेज में जो है वो पहला सेशन करवाया जाता है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी जा रही है। फिर 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। कहा जाता है बंगाल बहुत बड़ा है, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बेसिक मेंटालिटी होती है क्योंकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड थे, इनको अलग कर देंगे, दो हिस्से बना देंगे। तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता। करता कौन है, लॉर्ड कर्जन। कर्जन के द्वारा जो है ये पार्टीशन करा जाता है। हालांकि 1903 से तैयारी चल रही थी, बट 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है। जब बंगाल का पार्टीशन 1905 में करते हैं तो 1905 में ही स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चलाया जाता है। कहते हैं हम क्या करेंगे, इन्होंने हमारे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खत्म करने का काम करा है, हम अंग्रेजों को बायकॉट करेंगे, स्वदेशी अपने देश की बनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजों को बायकॉट करेंगे। तो 1905 में स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर 1906 में एक स्टेप आगे बढ़ते अंग्रेज, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करवा देते हैं, जिसमें आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह इनके द्वारा मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करी जाती है। और फिर 1906 में ही कलकत्ता में एक सेशन होता है आईएनसी का, जहां पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा डिमांड करी थी स्वराज। स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस, आजादी चाहिए।
पूरी आजादी नहीं, लेकिन हम अंग्रेजों के अंडर ही रहेंगे, लेकिन अपने तरीके से काम करेंगे। 1907 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट। ये जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये दो हिस्सों में बंट जाती है, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट जो मतलब अंग्रेजों को फाइलें वगैरह देके काम करवाने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो इस पर विश्वास नहीं किया करते थे, नरमपंथी गरमपंथी, आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो 1907 में सूरत स्प्लिट यहाँ पे देखने को मिलता है। 1909 में क्या आता है, मॉडलिंग रिफॉर्म्स आते हैं, जहां पे धर्म के हिसाब से जो है आप वोटिंग वगैरह करोगे, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। 1909 में मॉडलिंग रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, वो आ जाता है। 1911 में क्या हो जाता है, दिल्ली दरबार लगता है, जहां पे कैपिटल को कलकत्ता शिफ्ट करके दोबारा दिल्ली लाया जाता है। इससे पहले कैपिटल कलकत्ता हुआ करती है, अब कैपिटल को दिल्ली बना देते हैं दोबारा से। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, इसे भी खत्म कर दिया जाता है, बंगाल दोबारा से यूनाइट कर दिया जाता है। 1911 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये कुछ की इवेंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आप डेप्थ में पढ़ोगे, डेप्थ में पढ़ लो, लेकिन पहले इतना कवर कर लो। अब नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, 1915 से आगे कंटिन्यू करते हैं। 1915 में क्या होता है, गांधी जी की बात करेंगे, वो साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए दोबारा से इंडिया में आ जाते हैं और इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, जो आईएनसी बंट गई थी वो आईएनसी अब एक साथ हो जाते हैं, और आईएनसी नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ जाते हैं, यानी कि लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में समझौता होता है। इस सेशन में दोनों मिलकर काम करते हैं। 1916 की बात करेंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा, जो कि इंडिगो की खेती किया करते थे किसान वगैरह, है ना, इंडिगो की खेती की बात कर रहा हूं मैं। तो इंडिगो की जो खेती किया करते थे, इनको सपोर्ट करने महात्मा गांधी आते हैं, और ये पहला सत्याग्रह आता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में देखने को मिल रहा है। फिर 18 में खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद बिल मूवमेंट, इस सब में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। 1919 में रोलेट एक्ट पास किया जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी को भी तुम बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। इसको अपोज करने के लिए लोग जलियांवाला बाग भी जाते हैं, कुछ ऐसे बैसाखी का त्योहार आता है वो मनाने गए होते हैं, और जलियांवाला बाग का इंसिडेंट वहां पर होता है। तो 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी होता है, जहाँ पे डायर जनरल डायर की बात करेंगे, वो गोलियां चलाई जाती हैं इस तरह से। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, ये आज के तब अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे, ये महात्मा गांधी इसको लीड करते हैं। 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो है वो कुछ इंडियंस जेल को, थाने को जगह चला देते हैं। गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं, चोरी चोरा में यूपी में थाना होता है, तो गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो विड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया जाता है। 1925 में काकोरी कंस्पिरेसी, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेंगे, बिस्मिल्लाह शुक्ला खान की जो बात करेंगे, सभी मिलके ट्रेन की रोबरी का काम करते हैं, वही काकोरी कंस्पिरेसी 1925 में होता है। 1927 में साइमन कमीशन आता है, जिसको बायकॉट किया जाता है, क्योंकि इसमें 7 मेंबर, इंडियन मेंबर कोई भी नहीं होता, इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसको मुस्लिम लीग जो है वो रिजेक्ट कर देती है। 1929 में लाहौर सेशन होता है। इस लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज, अभी खाली स्वराज की डिमांड कर रहे थे, अब पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, जिसमें हम कहते हैं कानून तोड़ेंगे, और दांडी मार्च आपको देखने को मिलता है। साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं गांधी जी के द्वारा। 1931 में गांधी और इरविन के बीच जो समझौता होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1937 में इलेक्शंस होते हैं। 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन आता है, जिसमें मुस्लिम लीग डिमांड करते हैं पाकिस्तान की। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जब महात्मा गांधी डू और डाई, करो या मरो का नारा देते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, प्रॉपर इलेक्शन करवाए जाते हैं। 1947 में इंडिपेंडेंस। तो ये रहा टू द पॉइंट इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको एटलीस्ट ये पोर्शन कवर करना चाहिए। इस पोर्शन को कवर करने के बाद वो एमसीक्यू कवर कर सकते हैं, या अगर डेप्थ में कवर करना चाहे तो डेप्थ में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बेस आपको क्लियर हो जाएगा, पूरी कहानी की तरह आपको समझ आ गया। ऑल द बेस्ट। आप सभी को वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन करा है, वहाँ पे डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके क्विज वगैरह मिलते रहते हैं, वो भी डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।